Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's get into the details. In Ranchi, Jharkhand Minister Deepika Pandey Singh expressed deep concern over the ongoing special intensive revision of electoral rolls in Bihar, likening it to a nationwide implementation of the National Register of Citizens (NRC). She stated, "The way SIR is being implemented in Bihar today is very concerning in a way you can consider it similar to NRC for every citizen of the country." Her remarks have sparked political debate, with the critics warning that such measures could lead to widespread exclusion and bureaucratic harassment, especially among marginalized communities. Singh's statement underscores growing apprehension among opposition leaders about the implications of the voter list revision process. थोड़ा इंतजार करिए ना, आज तो सत्र शुरू हुआ है, आगे क्या क्या रणनीति के तहत किया जाएगा वो देखने की बात है। लेकिन एसआईआर जिस प्रकार से आज बिहार में लागू किया जा रहा है वो बहुत चिंताजनक है। एक तरह से आप समझिए कि देश के हर वासी के लिए एनआरसी की तरह है। कोई भी योजना लाने के पहले या कोई भी जब प्रयास केंद्र सरकार कर रही है तो थोड़ा विपक्ष से इनपुट ले ले। हमारे नेता राहुल गांधी जी को कम से कम सुन लें कि उसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी कही हुई हर बात सही हो रही है और केंद्र सरकार को बार बार यू टर्न लेना पड़ रहा है। जीएसटी भी यूपीए का लाया हुआ था, उसका प्लानिंग यूपीए का था, लेकिन जितने बुरे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया उससे आज ये साबित हो गया कि केंद्र सरकार किसी भी चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। एसआईआर को भी In Ghaziabad, Uttar Pradesh, a comprehensive earthquake preparedness mock drill was conducted on August 1 as part of the multi-agency exercise Suraksha Chakra. Chief Medical Officer CMO Akhilesh Mohan stated that the drill was held inside a local school to demonstrate effective response strategies during seismic emergencies. The exercise aimed to raise awareness among students and staff about safety protocols, evacuation procedures and coordination with emergency services. Ghaziabad was once one of several districts across Delhi NCR participating in the drill, which simulated earthquake scenarios to test real-time readiness and inter-agency coordination. एग्जाम स्कूल के अंदर आपदा प्रबंधन से संबंधित एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है। अगर किसी स्तर पे कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे एक आप देख रहे हैं पीछे की तरफ एक हॉस्पिटल बना हुआ है, टेम्परेरी हॉस्पिटल है, जिसके अंदर पेशेंट जो व्यक्ति जिस हिसाब से उसको चोट लगी हुई है उसकी कोडिंग की जा रही है। तो इसके अंदर ग्रीन, रेड और आपकी ब्लैक कोडिंग की जा रही है। कोडिंग के हिसाब से पेशेंट को जो ग्रीन कोडिंग है उसको यहीं पे लोकल लेवल पे जो ज़्यादा बीमार नहीं है उसको यहीं लेके छुट्टी की जा रही है। रेड जो कोडिंग है जिसके अंदर पेशेंट ज़्यादा बीमार है उसको निकटवर्ती हॉस्पिटल के अंदर रेफर किया जा रहा है और जो व्यक्ति मृत हो चुका है उसकी यहाँ से डेड बॉडी को हटाया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा टेम्परेरी हॉस्पिटल बना है, पूरी इक्विपमेंट है हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए, डिजास्टर को मतलब मैनेज करने के लिए, और ये मेरे हिसाब से बहुत सक्सेसफुल रहेगा। इससे लोगों को एक अपने स्तर से मोटिवेट होने की एक आवश्यकता होगी कि अगर होता है तो किस तरीके से लोगों को एक्ट कर। एग्जाम स्कूल के अंदर आपदा प्रबंधन से संबंधित एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है। अगर किसी स्तर पे कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे एक आप देख रहे हैं पीछे की तरफ एक हॉस्पिटल बना हुआ है, टेम्परेरी हॉस्पिटल है, जिसके अंदर पेशेंट जो व्यक्ति जिस हिसाब से उसको चोट लगी हुई है उसकी कोडिंग की जा रही है। तो इसके अंदर ग्रीन, रेड और आपकी ब्लैक कोडिंग की जा रही है। कोडिंग के हिसाब से पेशेंट को जो ग्रीन कोडिंग है उसको यहीं पे लोकल लेवल पे जो ज़्यादा बीमार नहीं है उसको यहीं लेके छुट्टी की जा रही है। रेड जो कोडिंग है जिसके अंदर पेशेंट ज़्यादा बीमार है उसको निकटवर्ती हॉस्पिटल के अंदर रेफर किया जा रहा है और जो व्यक्ति मृत हो चुका है उसकी यहाँ से डेड बॉडी को हटाया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा टेम्परेरी हॉस्पिटल बना है, पूरी इक्विपमेंट है हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए, डिजास्टर को During the launch of Delhi's month-long cleanliness campaign, Delhi ko Kude se
Azadi. Chief Minister Rekha Gupta expressed dismay over the deteriorating condition of government officers while inspecting the Women and Child Development Department at Kashmiri Gate. She remarked, if our officers are working in such conditions, how will they benefit anyone? Water is dripping from here and this is where an officer's chair is placed. This is the state under an educated government. This is the kind of furniture provided where people are expected to sit and work. She criticized the previous administration for spending lavishly on infrastructure like the Sheesh Mahal while neglecting basic workplace conditions and announced plans to build a new secretariat to house all departments. परंतु ऐसी बुरी स्थिति में अपने अधिकारियों को काम करते हुए देख करके मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पढ़ी लिखी सरकार ने कितना पढ़ा, उनको अपने शीश महल बनाने से फुर्सत नहीं थी। वो बेचारे अधिकारियों के कार्यालय ठीक नहीं करा सके। उनको अपने यहाँ पे करोड़ों रुपए लगाने थे, 70 करोड़ रुपए। अरे 2-4 करोड़ यहाँ लगा देते तो कम से कम ये अधिकारी ठीक से तो बैठ जाते। और मैं आज इस बात को तय करना चाहती हूँ कि हम अपने सारे विभागों के लिए नए कार्यालय बनाएंगे, उन्हें वर्किंग का माहौल देंगे, अच्छा वर्किंग स्टेशंस देंगे ताकि वो अच्छे से काम कर सकें और पूरी तरीके से एक नया दिल्ली का सेक्रेटरीट बने जहां पे हर विभाग को जगह मिले। आज ही हम इसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे, जगह खोजेंगे कि कहां हमारा दिल्ली का नया सेक्रेटरीट बन सकता है जहां पे हमारे सारे विभाग ऑक्यूपाई हों। इस बुरी स्तर से, इस बुरी कंडीशन में हम अपने अधिकारियों को बैठने के लिए कतई नहीं छोड़ेंगे। स्वच्छता अभियान दिल्ली में आज से शुरू हुआ है, लगातार 31 तारीख तक चलेगा। आज हमने सब कार्यालयों की सफाई का मुहिम रखा था। पूरी दिल्ली में हर अधिकारी, हर प्रतिनिधि अपने अपने कार्यालयों की सफाई में लगा है। और आज ये WCD जो कि मेरा खुद का ही विभाग है, मेरा आज यहाँ आना हुआ और हमने जो ई-वेस्ट यहाँ पे वर्षों से पड़ा हुआ था, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यहाँ पड़ा हुआ था, जो रद्दी, जो फाइल, यहाँ तक कि पोस्टर और इस तरह की चीज़ें भी जो सालों से पड़ी हुई थी, वो सब भी आज यहाँ से हम निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है। जो टेंडर प्रक्रिया इनकी होती है, जो वेस्ट को इनको डिस्पोज करने के तरीके होते हैं, मुझे लगता है उसका भी ईजीकरण करना पड़ेगा। और In Nagpur, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and RSS Chief Mohan Bhagwat jointly inaugurated the new academic building of Kavi Kulaguru Kalidas Sanskrit University in Ramtek. Addressing the gathering, Fadnavis emphasized the importance of university's efforts in making Sanskrit education globally relevant and accessible. The newly inaugurated building, named after Dr. Keshav Baliram Hedigewar, the founder of the RSS, is part of the university's Abhinav Bharati International Campus and is envisioned as a hub for cultural and scholarly exchange. Bhagwat also highlighted the role of Sanskrit in shaping India's intellectual and spiritual heritage, urging youth to engage deeply with the traditional wisdom. एका मोठ्या प्रतीक्षेनंतर कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाच्या या नूतन कॅम्पसचं त्यातल्या एका इमारतीचं उद्घाटन आणि दुसऱ्या इमारतीचं भूमिपूजन परमपूजनीय मोहनजींच्या हस्ते होत आहे। खरं म्हणजे हे विद्यापीठ खूप प्रयत्नानंतर त्या काळामध्ये स्थापन झालं आणि खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी पंकज चांदे सरांचा आणि डॉक्टर श्रीकांत जिचकारांचा उल्लेख केला पाहिजे की या मंडळींनी हे विद्यापीठ स्थापन होण्याकरता खूप पुढाकार घेतला, मेहनत घेतली आणि त्यातून हळूहळू हे विद्यापीठ साकारत गेलं। अर्थातच कवी कुलगुरू कालिदास यांच्या नावानं विद्यापीठ असल्यामुळे ते रामटेकला असावं अशा प्रकारची संकल्पना होती, म्हणून त्याची सुरुवात रामटेकला झाली। पण अर्थात आता जेव्हा त्याला एक वैश्विक स्वरूप द्यायचं आहे आणि त्याचं इंटरनॅशनल कॅम्पस सुरू करायचं आहे, त्यावेळी ते नागपूर सारख्या मध्यवर्ती जागेवर असावं अशा प्रकारचा विचार समोर आला। अर्थात आमच्या आशिष जयस्वालांचा आग्रह होता की रामटेकमध्येच ठेवावं,
आम्ही मधला मार्ग शोधून काढला की रामटेक मतदारसंघामध्ये पण नागपूर जिल्ह्यामध्ये आपण ते नागपूरच्या जवळ त्या ठिकाणी ठेवावं आणि आज त्या काळात दादा आमचे सहकारी होते, आम्ही सगळ्यांनी मिळून ही जागा या ठिकाणी चिन्हित केली आणि आता उद्घाटन होत आहे। ही खरोखर मला असं वाटतं अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। एका मोठ्या प्रतीक्षेनंतर कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाच्या या नूतन कॅम्पसचं त्यातल्या एका इमारतीचं उद्घाटन आणि दुसऱ्या इमारतीचं In response to former Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Huda's demand to roll back the increased collector rates, current CM Nab Singh Saini defended the decision, stating that such revisions are routine across all governments, including during Congress rule. The revised collector rates, minimum property values used for registration, are set to take effect from August 1, with the hikes ranging from 10% to as much as 145% in certain areas. Huda criticized the move, claiming it would drastically inflate land prices and burden the middle class, citing examples like Fatehbad, where rates jumped from rupees 15,000 to rupees 35,000 per square yard. Saini countered that the new rates are aligned with the prevailing market values and would not pressure ordinary citizens. को दिक्कत है क्या उसमें? क्या दिक्कत है उसको पूछ लो, उसको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है किसी। उसका एक हमने सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के अंदर रह करके, क्योंकि तो हर साल होता है, ऐसा नहीं है, उनके समय में भी होता है। उनके समय में भी कलेक्ट्रेट बड़े हैं। आप अगर रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, कांग्रेस के समय के अंदर कलेक्ट्रेट बड़े हैं और हमारे समय में तो लंबे समय तक बड़े नहीं। और अभी पीछे क्योंकि बढ़ाए थे 2 साल 3 साल हो गए थे, 3 साल नहीं, इससे पीछे 3 साल हो गए थे, जो दिसंबर के अंदर पीछे कुछ बढ़े थे। और अब उसके अंदर क्योंकि एक उसको लिंक किया है, कई चीजों को हमने महंगाई के साथ लिंक किया है। जैसे हमारे HKRM के कर्मचारी हैं, उनकी जो सैलरी आती है उसको भी महंगाई के साथ लिंक किया है, ताकि ऑटोमेटिक वो हार्मोनी सबको दिक्कत है क्या उसमें? क्या दिक्कत है उसको पूछ लो, उसको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है किसी। उसका एक हमने सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के अंदर रह करके, क्योंकि तो हर साल होता है, ऐसा नहीं है, उनके समय में भी होता है। उनके समय में भी कलेक्ट्रेट बड़े हैं। आप अगर रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, कांग्रेस के समय के अंदर कलेक्ट्रेट बड़े हैं और हमारे समय में तो लंबे समय तक बड़े नहीं। और अभी पीछे क्योंकि बढ़ाए थे 2 साल 3 साल हो गए थे, 3 साल नहीं, इससे पीछे 3 साल हो गए थे, जो दिसंबर के अंदर पीछे कुछ बढ़े थे। और अब उसके अंदर क्योंकि एक उसको लिंक किया है, कई चीजों को हमने महंगाई के साथ लिंक किया है। जैसे हमारे HKRM के कर्मचारी हैं, उनकी जो सैलरी आती है उसको भी महंगाई के साथ लिंक किया है, ताकि ऑटोमेटिक वो हार्मोनी। Reacting to US President Donald Trump's decision to impose a 25% tariff on Indian exports along with potential penalties tied to India's trade with Russia, Congress leader Bhupesh Baghel criticized the move as a direct insult to India. He expressed concern over the economic consequences and accused Prime Minister Narendra Modi of avoiding the issue entirely during his lengthy Lok Sabha speech. Despite Rahul Gandhi's open challenge, Baghel emphasized that the true impact of these tariffs affecting key sectors like electronics, pharmaceuticals and jewelry will become evident in the coming days, potentially straining India's economy and diplomatic standing. ये अभी स्थिति ये है, ये न खाते बन रहा है, न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। जो भारत के जो पारंपरिक जो विदेश नीति रही है, जो हमारे नैसर्गिक मित्र थे, अब वो भी साथ आपके साथ खड़े नहीं हैं, और जिसके पीछे जा रहे हो वो भी आपके साथ खड़े नहीं हैं। आप अमेरिका के पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप 30 बार आपको
बेइज्जत किया, केवल नरेंद्र मोदी बेइज्जत नहीं किया है, व्यक्तिगत रूप से वो देश के प्रधानमंत्री उसकी बेइज्जती की है, मतलब देश को अपमानित करने का काम किया है। लेकिन मोदी जी एक बार भी नहीं बोले। व्यापार अमेरिका से पहले भी होते थे, लेकिन आज जिस प्रकार से वो हमको बेइज्जत कर रहे हैं और 25% टैरिफ भी लगा रहे हैं, पेनाल्टी भी बात कर रहे हैं, तो ये मोदी जी से अब सत्ता संभाल नहीं रहा है, न देश के अंदर न देश के बाहर। आप किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, महंगाई आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। अब विदेश में भी थू-थू हो रही है, लोकसभा में भी राहुल जी ने खुलेआम चुनौती दी, यदि इंदिरा जी के 50% भी दम है आप में, तो कह दीजिए आप कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन 1 घंटा 40 मिनट के भाषण में एक बार भी ट्रंप का टा नहीं बोले। ये स्थिति हमारे प्रधानमंत्री की है, और जिस प्रकार से अब अर्थव्यवस्था, अभी जो टैरिफ लगा उसका जो परिणाम है, प्रभाव है, वो कुछ दिनों में, ये अभी स्थिति ये है, ये न खाते बन रहा है, न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। जो भारत के जो पारंपरिक जो विदेश नीति रही है, जो हमारे नैसर्गिक मित्र थे, अब वो भी साथ आपके साथ खड़े नहीं हैं, और जिसके पीछे जा रहे हो वो भी आपके साथ खड़े नहीं हैं। आप अमेरिका के पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप 30 बार आपको बेइज्जत किया, केवल नरेंद्र मोदी बेइज्जत नहीं किया है, व्यक्तिगत रूप से वो देश के प्रधानमंत्री उसकी बेइज्जती की है, मतलब देश को अपमानित करने का काम किया है। लेकिन मोदी जी एक बार भी नहीं बोले। Maharashtra Minister Dada Bhuze reacted strongly to the acquittal of all 7 accused in the 2008 Melagone blast case, stating that the incident had been politicized by the Congress party. He accused Congress of coining the term saffron terrorism and targeting saints and spiritual leaders without credible evidence. Bhuze emphasized that the allegations were baseless and driven by political motives, and the NIA court's verdict, citing lack of reliable proof and procedural lapses, vindicated those wrongfully accused. नहीं, बरोबर आहे, जिन्होंने ये घटना कराई है, मुंबई में भी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिन्होंने भी वो घटना कराई है, मैं समझता हूँ उनको दंडित करना चाहिए, उनको शासन मिलना चाहिए। लेकिन दुर्दैव से इसमें जैसे मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट को पॉलिटिकल रूप दिया गया, कांग्रेस ने इसको भगवा आतंकवाद, भगवा दहशतवाद नामकरण करने का कोशिश किया, और खींचतान करके साधु संतों को और जिन्होंने अपने देश की सेवा की है, ऐसे लोगों को वहाँ पे टारगेट करके उनके ऊपर गुने दाखिल किए। सिर्फ गुने दाखिल नहीं के कई साल उनको जेल में काटने पड़े। मैं समझता हूँ उनको भी इस न्याय निवाडे से न्याय मिला है। नहीं, बरोबर आहे, जिन्होंने ये घटना Odisha Higher Education Minister Suraj Suryavanshi announced the upcoming launch of the Integrated Global Financial Technology Capability Hub in Bhubaneswar, scheduled for 21 August 2025, in partnership with the Singapore headquartered Global Finance and Technology Network. This marks the state's first large-scale fintech initiative with global integration, aiming to position Bhubaneswar as a leading center in India's digital finance ecosystem. The initiative will train over 7,000 students across Odisha in cutting-edge technologies like AI, blockchain and InsurTech through a hybrid certification program developed with the National University of Singapore's Asian Institute of Digital Finance. जी, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और उड़ीसा गवर्नमेंट के बीच में एक एमओयू हुआ था 9 महीने पहले। उसका एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है भारत नेत्र, वो प्रोजेक्ट आज शुरुआत किया गया है, जिसमें इंश्योरटेक और फिनटेक के सेक्टर में
उड़ीसा के हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पहले चरण में 375 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। उसका आज से ये रजिस्ट्रेशन का कुछ आरंभ हुआ है और आने वाले 5 तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। डेडलाइन अगस्त 5 को है और अगस्त 7 से 14 तक स्क्रीनिंग चलेगा, जिसमें हम जो स्टूडेंट्स क्वालिटी बेस्ड एक सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, उसमें हम उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम उनको ऑनबोर्ड करेंगे ये प्रोग्राम में। इसमें 55% ऑनलाइन रहेगा और 45% इन पर्सन रहेगा और द एंटायर कॉस्ट जो है ये राज्य सरकार इसको बेयर करेगा। और मुझे ये मानना है कि उड़ीसा के बच्चे ग्लोबल जो हमारे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए और 2036 में उड़ीसा को विकसित करने के लिए ये ब्रेन्स, ये माइंड्स बहुत काम में आएगा, ये मेरा विश्वास है। जी, GFTN और NUS नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो एशिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी है रैंकिंग में और टॉप 10 यूनिवर्सिटी में ग्लोबली भी आता है, और AIDF जो है वो तीनों मिलाकर एक करिकुलम कोर्स स्टडी, उसके साथ लाइव प्रोजेक्ट में उनको ऑनबोर्ड करना, ये सब ये प्रोजेक्ट में शामिल है। जी, फिनटेक और इंश्योरटेक ये सब्जेक्ट रहेगा हमारा फोकस एरिया। इन 5 इयर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7,000 से ज्यादा उड़िया बच्चों को हम इसी सेक्टर में हाई स्किल्ड करें। और आज देश तरक्की कर रहा है, राज्य तरक्की कर रहा है, डबल इंजन का गवर्नमेंट के आने के बाद यहाँ पे स्टार्टअप का इंक्यूबेशन हो रहा है, यहाँ पे नया नया कंपनीज खुल रहे हैं, जीसीसी का कंसेप्ट, जीसीसी का कल्चर भी शुरू होने वाला है। तो इसके लिए जो वो लोग जिसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फिनटेक और इंश्योरटेक में जो अच्छे करेंगे, हाई स्किल्ड कैंडिडेट्स उनको चाहिए। तो अभी हम जनरल कोर्सेस में जो बच्चे दाखिला लिए हैं उन लोगों को हाई स्किल्ड करके ये जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और उड़ीसा गवर्नमेंट के बीच में एक MOU हुआ था 9 महीने पहले, उसका एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है भारत नेत्र, वो प्रोजेक्ट आज शुरुआत किया गया है, जिसमें इंश्योरटेक और फिनटेक के सेक्टर में उड़ीसा के हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पहले चरण में 375 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। उसका आज से ये रजिस्ट्रेशन का कुछ आरंभ हुआ है और आने वाले 5 तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। डेडलाइन अगस्त 5 को है और अगस्त 7 से 14 तक स्क्रीनिंग चलेगा, जिसमें हम जो स्टूडेंट्स क्वालिटी बेस्ड एक सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, उसमें हम उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम उनको ऑनबोर्ड करेंगे ये प्रोग्राम में। इसमें 50 Odisha Electronics and IT Minister Mukesh Mahaling highlighted the strategic significance of the integrated global financial technology capability hub set to launch in Bhubaneswar on 21 August 2025. He noted that the initiative was first conceptualized during Singapore President Tharman visit to Odisha, during which an MOU was signed to advance student excellence. Mahaling praised the leadership of Chief Minister Maji and the Union Minister in bringing the project to fruition, calling it a transformative investment in youth and digital innovation. The IGFTCH, developed in partnership with the Global Finance and Technology Network, will train over 7,000 students across Odisha in fintech, AI, blockchain and insurtech, positioning Bhubaneswar as a global hub for financial technology. I must thanks to our Honorable Chief Minister Mohan Charan Majhi ji and Honorable Union Minister Education Dharmendra Pradhan ji कि जो सिंगापुर के प्रेसिडेंट ऑनरेबल थर्मान जी उड़ीसा प्रदेश में आए थे स्टेट विजिट पर, और उनके साथ MOU एक हुआ था कि स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम होगा स्किल के ऊपर। और आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के लीडरशिप में
हमारे ऑनरेबल हायर एजुकेशन मिनिस्टर के लीडरशिप में और पूरे डिपार्टमेंट में आज ये प्रोग्राम का लंचिंग हुआ है और उसमें दो सबसे बड़ा विज़न है कि ये उड़ीसा प्रदेश में एक इकोसिस्टम बने जीसीसी का, और दिस इज द पार्ट ऑफ द जीसीसी ऑल्सो द आउटकम ऑफ द NEP 2020, जिसमें कि अपस्किलिंग होगा जनरल स्टूडेंट, बेसिकली कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जो पढ़ते हैं, और वो ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल फाइनेंस नेटवर्क जो GFTN के तरफ होगा, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा और एक सर्टिफिकेट कोर्स होगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और एशियन डिजिटल इंस्टीट्यूट, फाइनेंस डिजिटल इंस्टीट्यूट। उसमें ये सर्टिफिकेट कोर्स में हमारे लड़के उड़ीसा के, और फर्स्ट टाइम इन द कंट्री उड़ीसा के ऐसे स्टूडेंट ग्लोबल मार्केट में, हमारा जो अपस्किलिंग टेक मार्केट में ये अपना लड़के जाएंगे और यहाँ एक रिमिटेंस इकोनॉमी का जो बड़ा मार्केट बनेगा, सो दैट हमारे GDP ग्रोथ में भी ये। आई मस्ट थैंक्स टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी एंड ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी की जो सिंगापुर के प्रेसिडेंट ऑनरेबल थर्मान जी उड़ीसा प्रदेश में आए थे स्टेट विजिट पर, और उनके साथ MOU एक हुआ था कि स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम होगा स्किल के ऊपर, और आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के लीडरशिप में, हमारे ऑनरेबल हायर एजुकेशन मिनिस्टर के लीडरशिप में और पूरे डिपार्टमेंट में आज ये प्रोग्राम का लंचिंग हुआ है, और उसमें दो सबसे बड़ा विज़न है कि ये उड़ीसा प्रदेश में एक इकोसिस्टम बने GCC का, और दिस इज द पार्ट ऑफ द GCC ऑल्सो द आउटकम ऑफ द NEP 2020, जिसमें कि अपस्किलिंग होगा जनरल स्टूडेंट, बेसिकली कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जो पढ़ते हैं, और वो ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल फाइनेंस नेटवर्क। That's the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to see your news English.